पेशेंट में सबसे बड़ी दिक्कत होती है पेशेंट हमारे हाथ पैर की मांसपेशियां काम नहीं कर रही। तो ये सबसे बड़ी दिक्कत होती है क्योंकि जब तक ब्रेन में रिकवरी नहीं होगी। नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर पुरुधमन और आज इस वीडियो के माध्यम से अपने लाइफ का जो सबसे बड़ा ज्ञान है, जो पैरालिसिस ट्रीटमेंट में हम सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं, जो सबसे ज़्यादा कारगर है एक पैरालिसिस पेशेंट के लिए, वो मैं आपको देने वाला हूँ। साइंस संजीवनी में पिछले कई सालों से हम पैरालिसिस का ट्रीटमेंट करते आ रहे हैं और हर साल जब आप पैरालिसिस के इतने सारे पेशेंट्स को देखते हो तो कुछ ऐसा सीखते हो जो हमें बुक्स में नहीं मिलता, जो हमें पढ़ाया नहीं जाता, जो हमें दिखाया नहीं जाता। वो मैं आपसे आज शेयर करने वाला हूँ। पैरालिसिस ट्रीटमेंट का अगर पेशेंट की अगर हम बात करें तो पैरालिसिस पेशेंट में सबसे बड़ी दिक्कत होती है पेशेंट की लेग के अंदर। उसकी लेग नहीं चल रही, उसकी टांग नहीं चल रही, उसका जो उसकी टांग पे जो लकवा है वो उसको सबसे ज़्यादा तंग कर रहा होता है क्योंकि पेशेंट अपना वॉशरूम नहीं जा पा रहा, अपना बाहर घूमने नहीं जा रहा, अपने आप को एक रूम के अंदर, एक घर के अंदर अपने आप को ट्रैप कर लेता है। वो उसके ट्रैप रहने की वजह से उसके अंदर डिप्रेशन आना शुरू हो जाता है। तो अगर एक पैरालिसिस पेशेंट के अंदर लेग के अंदर इंप्रूवमेंट आ जाती है तो उसका मोर देन 50% का ट्रीटमेंट हो जाता है। अब ये जो लेग होती है, जो हमारी टांग है, जो हमें चलने में मदद करती है, इसमें कैसे मैक्सिमम हम इंप्रूवमेंट लेकर आ सकते हैं, कौन सी ऐसी एक्सरसाइज है जो हमें करनी चाहिए। अगर कोई पैरालिसिस का पेशेंट अपने को जल्दी ठीक करना चाहता है तो उसको थोड़ा सा पैरालिसिस को समझना चाहिए क्योंकि जब तक वो पैरालिसिस लकवे को नहीं समझेगा तब तक वो कभी भी ठीक नहीं हो सकता। लकवे के अंदर हमें लगता है कि हमारा हाथ और पैर काम नहीं कर रहा, हमारे हाथ पैर की मांसपेशियां काम नहीं कर रही, मगर कभी आपने सोचा है कि जब आप हॉस्पिटल गए थे तो आपका MRI CT स्कैन क्यों करवाया गया था? ऐसा क्या डॉक्टर उसमें देखना चाहता था कि जिससे हमें पता लगे कि हमारे ब्रेन के अंदर क्या हुआ है? उसने हाथ पैर का क्यों नहीं करवाया? पैरालिसिस के अंदर जब भी किसी को होता है तो उसका सबसे बड़ा कारण होता है ब्रेन स्ट्रोक, यानी ब्रेन के अंदर किसी टाइप का खून का थक्का आना या नस फटना, ब्रेन हैमरेज होना। जब हमारे ब्रेन में खून का थक्का आता है या नस फटती है तो ब्रेन का एक हिस्सा डैमेज हो जाता है, मर जाता है, वो जिंदा नहीं हो सकता। मगर हमारा ब्रेन के पास अपनी क्षमता होती है अपने आप को डेवलप करने की। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? न्यूरोप्लास्टिसिटी। ये वही क्षमता है जो छोटे बच्चे का ब्रेन को डेवलप करती है, हमारे सीखने की हमें क्षमता देती है। ये न्यूरोप्लास्टिसिटी जब किसी को पैरालिसिस होता है तो ये शुरू हो जाती है, फास्ट हो जाती है और अगले 6 महीने तक, पैरालिसिस का स्ट्रोक पड़ने से लेकर अगले 6 महीने तक अपने आप काम करती रहती है। यहाँ पर बहुत अच्छी इंप्रूवमेंट पेशेंट के अंदर देखने को मिलती है। मगर जब ये 6 महीने बीत जाते हैं उसके बाद आप जितनी मर्जी फिजियोथेरेपी करवा लो, जितनी मर्जी एक्सरसाइज कर लो, आपको अपने अंदर इंप्रूवमेंट देखने को नहीं मिलती क्योंकि ब्रेन के अंदर इंप्रूवमेंट नहीं आ रही होती। ऐसा नहीं है कि आपके एफर्ट्स कम है। अब हमने ब्रेन की इंप्रूवमेंट जब हमने करनी होती है, ब्रेन के अंदर हमने चेंजेस लेकर आने हैं और उस ब्रेन के चेंजेस से अपने हाथ पैर की मूवमेंट को बढ़ाना है, तो हमें इसको समझना पड़ेगा कि हमें 2 चीज़ों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। पहला ब्रेन और दूसरा सही टाइप की एक्सरसाइज। ये जो सही टाइप की एक्सरसाइज है इसको आज हम गहराई से समझने की कोशिश करेंगे। तो पहला काम हम क्या करेंगे? ब्रेन को रेडी करेंगे क्योंकि ब्रेन ने सीखना है। ब्रेन ने दोबारा से आपकी हाथ पैर की मसल्स को कैसे हिलाना है उसको सीखना है। तो पहले हम ब्रेन को रेडी करते हैं मेडिसिन से। एक बार जब आपकी साइंस संजीवनी का मेडिसिन स्टार्ट हो जाती है उसके बाद जो आपको एक्सरसाइज बताई जाती है वो सुनने में बहुत सिंपल लगती है कि आपने लेग के इंप्रूवमेंट के लिए चलना है। अब आप सोचते हो कि डॉक्टर साहब इतनी सारी वीडियोस बनाते रहते हैं पैरालिसिस के ऊपर, इतनी सारी एक्सरसाइज बताते हैं, मगर ये फिर भी लेग की एक्सरसाइज के लिए सिर्फ चलना ही क्यों कहते हैं? हमें चलने के लिए बहुत सारी मसल्स का एक साथ सहयोग चाहिए होता है। कौन सी मसल कब हिलेगी, उसके बाद कौन सी मसल हिलेगी, उसके बाद कौन सी मसल्स हिलेगी, उस पर डिपेंड करता है कि हमारी चाल कैसे होगी। तो सबसे ज़रूरी होता है उस मसल्स की मूवमेंट को हमारे ब्रेन को सिखाना। अब अगर हम सोचो कि अगर हम एक पैरालिसिस पेशेंट आया हुआ है, उसको हम लिटा कर हम एक्सरसाइज करवा रहे हैं, उसके लेग को खींच सीधा कर रहे हैं, टेढ़ा कर रहे हैं, सीधा कर रहे हैं, टेढ़ा कर रहे हैं, पेशेंट को जब भी खड़ा करोगे कभी चल नहीं पाएगा। लेटे लेटे एक्सरसाइज उसकी बहुत अच्छी होती चली जाएगी क्योंकि ब्रेन उस एक्सरसाइज जो आप करवा रहे हो लिटा कर, क्योंकि ब्रेन उस एक्सरसाइज को सीखता जा रहा है कि लेट के पैर को कैसे हिलाना है वो सीख रहा है, मगर खड़े होकर किस तरह से पूरी बॉडी की वेट को संभालना है वो नहीं सीख रहा। जिससे क्या होता है, जब हम पैरालिसिस पेशेंट को बेड पे एक्सरसाइज करवाते हैं वो अच्छी होती हैं, मगर जब पेशेंट को खड़ा करते हैं उसे खड़े होने में, उसे चलने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होनी शुरू होती है। तो ये सबसे बड़ी दिक्कत होती है कि हमें उस चीज़ को सीखना है जो हमें आगे चल के करना है। तो एक चीज़ को बेहतर तरीके से समझ लो कि 2 तरह की एक्सरसाइज कोई भी पैरालिसिस के ट्रीटमेंट में करवाई जाती है। एक होती है ऑक्यूपेशनल थेरेपी और एक होती है फिजियोथेरेपी। जब आपकी मसल्स में बिल्कुल पावर नहीं है, जब वो हिलने लायक बिल्कुल नहीं है, तो फिजियोथेरेपी काम करती है। मगर जब आप चलना शुरू कर देते हैं, खड़ा होना शुरू कर देते हैं, तो हमें फिजियोथेरेपी की ज़रूरत नहीं होती, हमें ज़रूरत होती है ऑक्यूपेशनल थेरेपी की।
अब ऑक्यूपेशनल थेरेपी क्या कहती है? ऑक्यूपेशनल थेरेपी ये कहती है कि जो चीज़ हमने ठीक होने के बाद करनी है, उसको पहले से शुरुआत करो। उसमें हम गलतियाँ करेंगे और जितनी बार हम गलतियाँ करेंगे, हर बार अगली गलती थोड़ी-सी कम होगी और धीरे-धीरे हमारी गलतियाँ इतनी कम होती चली जाएँगी कि हमारी जो चाल है, वो सही तरीके से होनी शुरू हो जाएगी। हो सकता है कि शुरू में आपका पैर घूम कर आए, थोड़ा वो घसीट कर आए, मगर वो जो हम गलतियाँ कर रहे हैं, हमारा ब्रेन उसे सीख रहा है, उसे देख रहा है, उसे समझ रहा है, उसे समझ में आ रहा है कि मुझे चलने में दिक्कत हो रही है। तो जब आपकी मेडिसिन चल रही है, तो ब्रेन उस चीज़ को नोटिस कर रहा है और उसके अंदर वो चेंजेस लेकर आना शुरू करता है। आपकी नी की मूवमेंट लेकर आता है, आपकी एंकल की मूवमेंट लेकर आता है, मगर कब लेकर आता है? जब उसको वो महसूस होता है। और महसूस कब होगा? जब हम वो काम करेंगे जो हमने ठीक होने के बाद करना है। यानी हमने लेग से क्या करना है? चलना है। तो चलने वाली एक्सरसाइज सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है किसी भी पैरालिसिस पेशेंट की लेग में इंप्रूवमेंट लाने के लिए। अगर आप ये सोच रहे हैं कि मसल स्टिमुलेटर लगा के, टेंस लगा कर लेटे लेटे एक्सरसाइज करेंगे और सडनली एक दिन आप बिस्तर से खड़े होंगे और चलना शुरू कर देंगे, ऐसा कहीं नहीं होता, कभी नहीं होता। अगर हम चाहते हैं कि हमारी लेग में इंप्रूवमेंट आए, हम दोबारा से सही तरीके से चलें, तो हमें चलना पड़ेगा। अब उसको हमने इवैल्यूएट करना होता है कि हमने किस तरह की मूवमेंट लेकर आ सकते हैं, किस तरह की चेंजेस, हम किस तरह की वॉक हमें करनी है। अब पैरालिसिस पेशेंट को सबसे पहला काम क्या करना चाहिए? पहले अपने नी को इवैल्यूएट करना चाहिए कि उसका घुटना काम कर रहा है या नहीं कर रहा। तो मान लेते हैं कि मेरी राइट साइड में मुझे पैरालिसिस है, तो और मुझे अपने लेग की एक्सरसाइज करनी है, लेग को इवैल्यूएट करना है। तो पहले मैं अपने नी को उठाने की कोशिश करूँगा। क्या ये उठता है? क्या ये इस तरह से बेंड होता है? अगर ये बेंड इस तरह से हो जाता है, मुड़ जाता है, यानी मैं अपने एक पैर के आगे दूसरा पैर रख सकता हूँ। पेशेंट ने क्या करना है? हमेशा अपने एक पैर को दूसरे पैर के आगे रखने की कोशिश करनी है। तो हम टिप टू टो वॉक करने की कोशिश करेंगे, पंजे से अपना पंजा मिला कर चलेंगे, अपनी एड़ी लगा के चलेंगे। इसे टिप टू टो वॉक कहते हैं, क्योंकि आपका घुटना मुड़ सकता है, इसलिए वो दूसरे पैर के आगे आ सकता है। अगर आपका घुटना नहीं मुड़ रहा, तो हमने अपने पैर में घुटने की मूवमेंट लाना सबसे ज़रूरी, सबसे पहला काम करना है। तो हम क्या करेंगे? हम उसकी एक्सरसाइज करेंगे। और सबसे सिंपल, सबसे अच्छी एक्सरसाइज एक पैरालिसिस पेशेंट के लेग में इंप्रूवमेंट लाने के लिए चलना होती है। तो हम दिन में 2 घंटे ज़रूर चलेंगे, क्योंकि पैरालिसिस का पेशेंट दिन में 2 घंटे आराम से चल सकता है। धीरे धीरे चलो। घर में बेल बज रही है तो डोर खोलने जाओ, मार्केट जाओ, सामान लेकर आओ, क्योंकि जितना आप वॉक करोगे, जितने अपने घुटने को बेंड करोगे, उतना ही आपकी जो चलने की चाल है वो बदलती चली जाएगी, उतनी तेजी से आपके अंदर इंप्रूवमेंट आती चली जाएगी। अब अगर आपका घुटना नहीं चल रहा, तो अक्सर हम पेशेंट की चाल कैसे देखते हैं कि पेशेंट अपना पैर घुमा के आगे रखता है, इस तरह से उठाकर आगे की तरफ रखेगा। ये जो चाल होती है, इसमें घुटना ना मुड़ने की वजह से हमारा सर्कमडिशन गेट होता है, यानी पैर को घुमा के हम आगे की तरफ रख रहे हैं। तो हमें यहाँ पे इस चाल को अगर ठीक करना है, तो घुटने घुटने की एक्सरसाइज ज़रूरी होती है कि घुटने में बेंडिंग शुरू हो जाए। उसके लिए हमें बहुत सारे तरीके यूज़ करने पड़ते हैं। उसके लिए आपने अपना कंसंट्रेट करना है कि जब आप चलें तो अपने घुटने में ध्यान रखें, घुटने को थोड़ा सा बेंड करके आगे की तरफ रखें, घुटने को थोड़ा सा उठाएं और पैर के दूसरे पैर के आगे रखें। जब आप इस तरह से सोच के इस चीज़ को करना शुरू करते हो, तो हमारी जो चाल है वो बदलनी शुरू हो जाती है, पेशेंट के अंदर इंप्रूवमेंट आनी शुरू होती है। अगर हम ये सोचते हैं कि हम लेटे लेटे एक्सरसाइज कर पाएंगे, या कोई सी मशीन लगाकर हम ठीक हो जाएंगे, या कोई फिजियोथेरेपी ऐसी हो जाएगी जिससे हमारे अंदर इंप्रूवमेंट आ जाएगी, नहीं होने वाला। आप 1 महीना मेरी बात मान के देखो। जब आप साइंस इंजीनियरिंग का ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हो, अपने आप अपनी बॉडी को इवैल्यूएट करो कि कौन कौन सा जॉइंट आपका मूव कर रहा है, नहीं कर रहा। अगर आपकी लेग इस तरह से उठ जाती है, तो आपका हिप जॉइंट, आपका नी जॉइंट काम कर रहा है। मगर चलते समय अगर आपका पैर फिर भी घुमा के आप रख रहे हो, मतलब आप अपने घुटने और हिप जॉइंट को बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं कर रहे, जहाँ पर आपको यूज़ करने की ज़रूरत है। तो पहली चीज़ है ब्रेन का सही तरीके से काम करना, ब्रेन के अंदर डेवलपमेंट होना। उसके बाद है कि ब्रेन इन चीज़ों को सीखे। उसको सीखने के लिए पहले आपने इवैल्यूएट करना है कि ब्रेन कितना कर सकता है। हमने ब्रेन से जब चेक किया कि हमारी हिप और नी जॉइंट मूव कर रहे हैं, तो हमने अपनी चाल के अंदर इंप्रूवमेंट लेकर आए, एक पैर के आगे दूसरा पैर रखा। जब हम इस तरह से मूवमेंट अपनी स्टार्ट करते हैं, चेंजेस अपने अंदर लेकर आते हैं, सही तरीके से सही चीज़ करते हैं, तो पेशेंट के अंदर इंप्रूवमेंट तेज़ी से आती है। जब हम इन चीज़ों को नहीं समझ पाते, नहीं करते,
तो पेशेंट कई कई सालों तक पैरालिसिस का शिकार बना रहता है, पूरी पूरी लाइफ निकल जाती है, पेशेंट में इंप्रूवमेंट नहीं आती। तो अपनी हर छोटी छोटी चीज़ों को इवैल्यूएट करो कि आप क्या कर रहे हो, क्या ट्रीटमेंट ले रहे हो, कैसे वो काम करेगा, क्या काम नहीं करेगा। क्योंकि अगर पैरालिसिस पेशेंट का आप प्रिस्क्रिप्शन उठा के देखो कि वो कौन सी मेडिसिन खा रहा होता है, खून पतला करने की मेडिसिन, बीपी की मेडिसिन, डायबिटीज़ की मेडिसिन, मल्टीविटामिन, और मेडिसिन ख़त्म। आपकी कोई भी मेडिसिन ऐसी नहीं होती जो आपकी ब्रेन में जाके काम करे और ब्रेन के जाकर जो हुए हुए नुकसान की रिकवरी करे। क्योंकि जब तक ब्रेन में रिकवरी नहीं होगी, आपकी चाल में बिल्कुल भी रिकवरी नहीं हो सकती। और अगर हमने अपने पैर के अंदर इंप्रूवमेंट करनी है, अपने हाथ के अंदर इंप्रूवमेंट करनी है, तो उससे पहले हमें अपने ब्रेन के अंदर इंप्रूवमेंट करनी पड़ेगी, जहाँ पर सही में नुकसान हुआ है। देखने में हाथ पैर आपकी नहीं चल रही, मगर नुकसान तो आपके ब्रेन में हुआ है। वहीं से अपनी ट्रीटमेंट स्टार्ट करो जहाँ पर दिक्कत है। जब भी कोई पेशेंट पैरालिसिस का साइंस इंजीनियरिंग में आता है, तो उसके जो चेंजेस होते हैं पहले महीने में ही शुरू हो जाते हैं। अब मैं चाहता हूँ कि आप खुद ब खुद पेशेंट से मिले, उनके इंटरव्यूज़ देखें, तो आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा कि किस तरह से साइंस इंजीनियरिंग किसी भी पैरालिसिस पेशेंट की मदद करती है। नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर पुरु धवन और आज मैं आपको सामने एक ऐसा पेशेंट लेकर आया हूँ जिनको पैरालिसिस हुआ था हेड इंजरी की वजह से। जब रामस्वरूप जी का बाइक से एक्सीडेंट हुआ तो इनके सिर पे चोट लगी। सिर पे जब चोट लगी तो उसके अंदर क्लॉट बना और वो क्लॉट इनकी पूरी ब्रेन में जाकर इनके दोनों तरफ के लेफ्ट और राइट साइड, दोनों साइड के जो लॉब्स होते हैं, फ्रंटल लॉब्स, उनमें जाके उन्होंने ब्लड के सर्कुलेशन को रोक दिया, जिसकी वजह से इनकी लेग में पावर बहुत ज़्यादा चली गई थी, हाथ में थोड़ी बहुत पावर थी और वो अभी भी बेटर हो गई। राइटिंग पहले से बेटर हो गई है इनकी, चलने में बेटर हो गए हैं। रामस्वरूप, कैसे हुआ था एक्सीडेंट? एक्सीडेंट बाइक से हुआ था। कैसे गिरे थे? कैसे मतलब शाम के समय था और शाम का मतलब चौराहे पर था मैं, और सामने से पिकअप आई, उसने मतलब टक्कर मार दी। अच्छा, तो चोट कहाँ लगी थी? चोट सिर में लगी थी। और कोमा में रहे थे? कितना टाइम कोमा में रहे थे? 2 महीना। और उसके बाद दिक्कत करी, जब खड़े हुए तो क्या दिक्कत महसूस कर रहे थे? तो उसके बाद मतलब 5-6 महीने तो मतलब खड़ा ही नहीं होता, मतलब खड़े नहीं हुए थे। मतलब 7-8 महीने तक मतलब वो जो घर वाले हैं वो मतलब मम्मी पापा वो मतलब सहारा देकर चलाते थे। अच्छा। मतलब चलना, मतलब उठना बैठना भी मतलब। और साइंस इंजीनियरिंग से इलाज कितने महीने लिया? 1 महीना हो गया। 1 महीने में क्या बदलाव देखा अपने अंदर? 1 महीना मैंने जो मतलब बदलाव मैं पे मतलब घर के जो सीढ़ियाँ हैं, मतलब चौकी पर चढ़ता हूँ, तो मतलब वो मैं पहले मतलब सहारा लेकर चढ़ता था, तो मतलब उस मतलब 1 मंथ में ये सुधार हुआ है कि मतलब उस पर चौकी पर मतलब बिना सहारे चढ़ जाता हूँ और उतर जाता हूँ। हाथ में कोई बदलाव नजर आया? हाथ तो मेरा वैसे पहले थे मतलब ठीक ही था। ठीक था, पहले से ठीक था। हाथ में ज़्यादा मतलब दिक्कत नहीं थी। पहले से सुधार हुआ लिखने में, लिखावट में? हाँ, लिखावट में बहुत सुधार हुआ। लिखावट में सुधार हो गया, फाइन मोटर स्किल्स उसमें थोड़े से आ गए। और चलने में सुधार क्या लगा? चलने में मतलब मेरे को मतलब काफ़ी मतलब पहले से मतलब 10-15% सुधार लग रहा है। अब रामस्वरूप जी आपको थोड़ा सा चल के दिखाएंगे कि कितना फर्क है। तो कोई भी पैरालिसिस का पेशेंट अपने अंदर इंप्रूवमेंट लेकर आ सकता है अगर वो इन्हीं पेशेंट की तरह सही तरीके से सही चीज़ को फॉलो करता है। पहला है ब्रेन के अंदर जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करने के लिए हमें ब्रेन को रेडी करना पड़ता है सीखने के लिए। उसके बाद हमें करनी पड़ती है ऑक्यूपेशनल थेरेपी। एक बार आप चलने लग जाओ, खड़े होने लग जाओ, तो कभी भी फिजियोथेरेपी पर डिपेंडेंट मत रहना, ऑक्यूपेशनल थेरेपी पर आ जाना। ऑक्यूपेशनल थेरेपी फिजियोथेरेपी के कंपेरेटिव में 1000 गुना ज़्यादा आसान होती है और ज़्यादा इफेक्टिव भी होती है। आपने को बस चलना है, चलना है और चलना है। आपने इवैल्यूएट करना है, आपका हिप जॉइंट काम कर रहा है, आपका नी जॉइंट काम कर रहा है। एक बार वो काम कर रहा है तो टिप टू टो वॉक करनी है। और अपने हाथ की भी इस तरह से हम इवैल्यूएशन करेंगे, जिसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। किस तरह से हम हाथ के अंदर, फिंगर्स के अंदर इंप्रूवमेंट लेकर आते हैं, उसके बारे में हम अगली वीडियो में बात करेंगे। मगर फिर भी आपके माइंड में कोई भी डाउट हो पैरालिसिस से रिलेटेड, तो आप नीचे दिए हुए नंबर पर कॉल करके साइंस इंजीनियरिंग के डॉक्टर से फ्री ऑफ कॉस्ट कंसल्टेशन ले सकते हैं। आप अपॉइंटमेंट लेकर मुझसे भी आकर मिल सकते हैं। अब इसी के साथ आप सभी से मैं चलने की आगे चाहूँगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।